हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया आक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो आक्सीकरण संख्या के आधार पर ही हम लोग आक्सीकरण और अपचयन की जो अवधारणा थी उसको हमको पढ़ना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हेडिंग है आक्सीकरण संख्या के आधार पर आक्सीकरण व अपचयन। अब आक्सीकरण संख्या के आधार पर आक्सीकरण और अपचयन की डिफिनेशन क्या लिखेंगे। तो आक्सीकरण की डिफिनेशन क्या होती है बच्चों? वह प्रक्रिया जिसकी किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है या फिर बढ़ती है। ठीक है बच्चों, कहा गया आक्सीकरण में वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसे कहते हैं बच्चों आक्सीकरण। ठीक, आक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, बढ़ती है, तो उसी को कह देते हैं हम आक्सीकरण। अब एग्जाम्पल लिखे हैं, देखते हैं इसमें कहां पे वृद्धि हो रही है, कैसे आक्सीकरण हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना आपको आना चाहिए। आक्सीकरण संख्या आपको नहीं आ रही है तो पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखें, उसमें आपको नियम भी बताया गया है, साथ में बहुत सारे उदाहरण भी करवाए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आक्सीकरण संख्या कैसे होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम एक एक की आक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे हमको Sn की ना पता हो लेकिन Cl हाइड्रोजन परमाणु है, इसकी आक्सीकरण संख्या हमको पता है। देखिए कितनी होती है, इसकी होती है -1। हाइड्रोजन तत्वों की आक्सीकरण संख्या बच्चों होती -1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 परमाणु है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया -2। तो इधर करेंगे इसकी आक्सीकरण संख्या बच्चों आ गई +2। समझ में आया सबको? अब इधर हम एक एक परमाणु की आक्सीकरण संख्या लिख रहे हैं। अब इधर देखिए, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु की आक्सीकरण संख्या बच्चों होती है -1। ठीक, ये हाइड्रोजन परमाणु में Cl, क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन परमाणु है, और हाइड्रोजन परमाणु की आक्सीकरण संख्या बच्चों होती है -1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कितना क्लोरीन परमाणु है? 4। तो इसमें 4 का गुणा कर दे। देखिए कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमको Sn की नहीं पता है बच्चों, इसको हम x मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु की बच्चों आक्सीकरण संख्या होती है -1। तो यहाँ पर कितना है? 4 है ना। और हाइड्रोजन परमाणु की आक्सीकरण संख्या बच्चों -1 इक्वल कितना हो गया? 0 के हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए, x + -4 × 1 4 इक्वल 0। बस इसको प्रस्थांतर कर लीजिए, x इक्वल कितना हो गया +4। समझ में आया? तो ये x इक्वल +4 किसका आया है? Sn का आया बच्चों। ये हो गया बच्चों। सबसे पहले अगर आक्सीकरण आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको आक्सीकरण की डिफिनेशन याद होनी चाहिए कि वह प्रक्रिया जिसकी आक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है या फिर बढ़ती है उसे हम आक्सीकरण कहते हैं। अब एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल होगा उसके हम प्रति परमाणु आक्सीकरण संख्या लिख लिए बच्चों। जैसे SnCl2 है, Sn की +2 हो गया, Cl की हो गया बच्चों -1। ऐसे इधर भी लिख लिए, Sn की +4 आक्सीकरण संख्या हो गई और Cl की होगी बच्चों -1। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे कैसे आक्सीकरण हो रहा है। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो Sn है, देखिए बच्चों यहाँ के पर जो Sn है उसकी आक्सीकरण संख्या बच्चों ऊपर लिखिए +2। समझ रहे हैं? जो Sn है यहाँ पर इसकी आक्सीकरण संख्या बच्चों लिखिए +2। अब इधर देख रहे हैं Sn से आ गए, तो यहाँ पर बच्चों Sn की आक्सीकरण संख्या होगी +4। अर्थात वो क्या रहा है, Sn की आक्सीकरण संख्या +2 से वृद्धि हो रही है किसमें? +4 में। तो बच्चों यहाँ पर वो क्या रहा है, आक्सीकरण संख्या में वृद्धि। समझ रहे हैं बच्चों? आक्सीकरण संख्या में हो रही है बच्चों वृद्धि। तो जो आक्सीकरण संख्या में होगी वृद्धि तो उसको बच्चों कहा जाएगा आक्सीकरण। इतना समझ में आया सबको? तो डिफिनेशन आप लोग फिर से देख लीजिएगा। वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या में आक्सीकरण संख्या बढ़ती है, वृद्धि होती है, तो उसे हम आक्सीकरण कहते हैं। तो समझ में आया ये वाला उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे FeCl2 है बच्चों। ठीक, तो FeCl2 में देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन परमाणु है, Fe का हम इधर दोनों का निकाल लेते हैं बच्चों। तो इसका x हो गया। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु है, तो 2 है, तो 2 × कितना हो गया -1 बच्चों इक्वल कितना हो गया 0। तो x -2 इक्वल हो गया 0। बच्चों यहाँ पर x इक्वल हो गया कितना +2। तो यहाँ पे हम Fe की आक्सीकरण संख्या निकाल लिए बच्चों, कितनी आ गई +2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं +2, और हाइड्रोजन का पता ही है हमको कितना होता है बच्चों -1 होता है। ठीक, ये हाइड्रोजन परमाणु जहां पे भी दिखेंगे इनकी आक्सीकरण संख्या -1 ही लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए
FeCl3 है, इसमें भी Fe की ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता मान लीजिए, तो x मान लीजिए, प्लस 3 इंटू अब Cl है, Cl की कितनी होगी बच्चों -1 इक्वल कितना कर दीजिएगा 0 कर दीजिएगा। बस इसको सॉल्व करिए, x प्लस माइनस माइनस और 3 इंटू 1 3 हो गया इक्वल 0, x इक्वल कितना आ जाएगा बच्चों +3 आ गया। तो यहाँ पर बच्चों Fe की ऑक्सीकरण संख्या हो गई +3 और Cl की हो गई -1। तो ये बच्चों ऐसे हो गया FeCl2 में प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या लिख लिए, FeCl3 में प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या लिख लिए। अब देखिए इसमें कहाँ कमी और वृद्धि हो रही है। देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं जो FeCl2 है और FeCl3 है, दोनों की ऑक्सीकरण संख्या हम लिखे हैं बच्चों। तो यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह +2 है और FeCl3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों +3 है। यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों +2 और यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों +3 है। तो वृद्धि हो रही है ना, +2 से +3, ठीक, +2 से +3 हो रही है। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या में हो गई बच्चों वृद्धि, और ऑक्सीकरण संख्या में यदि वृद्धि होती है बच्चों तो उसका होता है ऑक्सीकरण। तो ये रहा बच्चों ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण। अब बच्चों हमको पढ़ना है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर अपचयन किसे कहते हैं। क्या हो सकता? चलिए बच्चों अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर अपचयन क्या है। तो अपचयन में हमने आपको बच्चों डिफिनेशन लिखी है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है बच्चों वह घटती है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में बच्चों होगी कमी। ठीक, वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसमें कमी होती है, वो घटती है। ठीक बच्चों, तो देखिए इसके उदाहरण भी हम लिखे हैं। सबसे पहले हमको ऑक्सीकरण और अपचयन बताना रहेगा, तो सबसे पहले हम उसमें जो भी तत्व दिया रहेगा, जो परमाणु होंगे उसमें प्रति परमाणु हम ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर HgCl2 है, अब इसमें देखिए Hg की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो हमने आपको बताया था जिसकी ज्ञात करनी होती है उसे x मान लेते हैं बच्चों। प्लस हो गया, प्लस हम लगा देते हैं, Hg की ज्ञात करनी है हम x लिखते हैं, प्लस हो गया प्लस लिख दिए। अब हमको क्या ज्ञात करनी है हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों -1 ही होती है, इक्वल 0। तो 2 था, 2 से गुणा कर दिए, x प्लस माइनस माइनस ये हो गया 2 इक्वल 0, x इक्वल कितना हो गया बच्चों +2। तो यहाँ पर Hg की जो ऑक्सीकरण संख्या हो गई बच्चों ये +2 हो गई और Cl की हो गई बच्चों -1। ऐसे अगर हम यहाँ पर ज्ञात करें तो ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है बच्चों, ये 2x हो गया क्योंकि Hg की ज्ञात करें 2x हो गया, 2 इंटू यहाँ पे हो गया बच्चों -1 इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों -0 हो गया। अब इसको 2x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 इक्वल 0। बस बच्चों 2x इक्वल कितना हो जाएगा +2, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल कितना आ गया बच्चों +1। तो यहाँ पर Hg की जो ऑक्सीकरण संख्या आ गई बच्चों +1 और Cl की बच्चों आ गई -1। तो ये हम सबसे पहले अपचयन ज्ञात करने के लिए ऑक्सीकरण ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या लिख दिए। देखिए हमने लिख दिया Hg की +2 हो गई, Cl की -1 हो गई। ऐसे यहाँ पे Hg की +1 आ गई और Cl की -1 आ गई। ठीक बच्चों, अब इसमें देखते हैं कि अपचयन कैसे हो रहा है बच्चों। तो हमने आपको लिखवा दिया कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बच्चों घटेगी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो वह होगा अपचयन। बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर जो Hg है और यहाँ पर Hg है, इस मरकरी जो Hg है इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो रही है बच्चों +2, फिर ये घटकर कितनी होगी बच्चों +1 होगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में बच्चों हो रही है कमी। ठीक है बच्चों, ये जो ऑक्सीकरण संख्या है इसमें हो रही है बच्चों कमी, और ऑक्सीकरण संख्या में यदि कमी होती है तो उसे कहा जाता है अपचयन। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया पहला उदाहरण। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया KClO3 और यहाँ पे बच्चों दे दिया गया KCl। समझ में आया? यहाँ पे दिया गया KCl3 और यहाँ पे बच्चों दे दिया गया KCl। यहाँ पर भी हम पहले प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, जो पोटेशियम है वह आपकी क्षार धातु है और क्षार धातु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है बच्चों वह +1 होती है। समझ में आया बच्चों? और जो भी ऑक्सीजन होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है बच्चों -2। ठीक, 3 है यहाँ पे माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पोटेशियम क्षारीय मृदा वो क्षार धातु तो +1 हो गई। Cl की हमको ज्ञात करनी है, x मान लिए,
प्लस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल हो जाएगा बच्चों 0। अब सॉल्व कर लीजिए 1 प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 इंटू 6 हो गया इक्वल 0 हो गया बच्चों। अब ये कितना हो गया -1 है -6 है प्लस 5 और प्लस 1 है इक्वल आ जाएगा बच्चों प्लस 5। यहां पे अगर बात करें तो पोटेशियम हो गई बच्चों क्षार धातु, ऑक्सीकरण संख्या हो गई +1। अब यहाँ पे Cl है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी बच्चों -1। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया यहाँ पर देख लीजिएगा x इक्वल हम निकाले +5 लिख दिए। तो ये बच्चों हो गई। इस उदाहरण में देख रहे हैं कि हम सबकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों लिख चुके हैं। अब हमको क्या करना वो देखिए, जैसे +5 है यहाँ पे क्लोरीन की और यहाँ पे बच्चों कितनी है -1 है। समझ में आ रहा सबको? यहाँ पे +5 है बच्चों और यहाँ पर कितना है -1 है। देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या पहले +5 थी, अब बच्चों हो गई है यहाँ पे कितना -1, अर्थात कमी हो रही है। यहाँ पे लिख लेंगे हम ऑक्सीकरण संख्या में कमी। अब ऑक्सीकरण संख्या में यदि बच्चों कमी होती है तो उसे हम कहते हैं अपचयन। तो ये बच्चों रहा ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। तो इसके आधार पर हमने देखा कि कैसे ऑक्सीकरण किसे कहेंगे या अपचयन किसे कहेंगे। तो सबको समझ में आ गया है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है घटती है उसे बच्चों हम अपचयन कहते हैं। तो ये हो गया ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। शेष अगली वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीकारक और अपचायक किसे कहते हैं। तो उसमें हम आपको डिफिनेशन बताएंगे, साथ में कुछ उदाहरण बताएंगे। धन्यवाद।